हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 12 फिजिक्स का सिलेबस फ्रॉम बुक 1, जो हमारी फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच पे बेस्ड, जिसमें 8 चैप्टर्स हैं। हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारी ये ब्रांच है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोवर्ड से आप समझ ही गए होंगे, इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज, और मैग्नेटिज्म से भी आप समझ गए होंगे कि हम उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं। तो हम इसमें चार्ज की 2 कंडीशंस लेते हैं। सबसे पहले हमारी ब्रांच रहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब फिर से मेरा चार्ज है, स्टैटिक्स मतलब है एट रेस्ट, कि जब चार्ज एट रेस्ट होगा तब हम क्या क्या चीजें उसकी स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वो सब इसके अंडर आएगा। जैसे कि चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं इस ब्रांच के अंडर, चार्ज का नेचर जान सकते हैं, उसकी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात कर सकते हैं। फिर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे 11 में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते थे, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत सारे रिलेटेबल टॉपिक्स होंगे। हम गॉस लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसकी बहुत सारी जगह पे हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है उसको निकालने के लिए हम स्टार्टिंग में कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, और अगेन इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर इसी की हेल्प में, ये तो हमारा सारा पार्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में इसी की हेल्प से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू 1 चार्ज, ड्यू टू 2 चार्जेस, फिर सॉल्व कैसे करना है मल्टीपल चार्जेस के लिए। फिर एक कंसेप्ट आएगा हमारा वहाँ पे कैपेसिटेंस का, जो भी आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, जब इस चैप्टर में हम जाएंगे तब इनकी डिटेल में हम बात करेंगे। तो यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो कि ये सब है, और चैप्टर नंबर 2 जो कि ये सब है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आएगा, जब आपका चार्ज किस पे है, रेस्ट पर। अब चार्ज जब मोशन करने लग जाए तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। 1 मिनट दिमाग पे जोर दे के सोचिए कि चार्ज जब मोशन करेगा तो क्या होगा। 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आपने आई, क्यू और टी का रिलेशन जो है पढ़ा है। तो ऑफ कोर्स जैसे ही चार्ज ने मोशन करना शुरू किया, वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। वो हमारा चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, आई को डिफाइन करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेबल जितनी टर्म्स है, न्यू करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन देम, आई इज इक्वल टू वी ना नाम की एक इक्वेशन पढ़ेंगे। ये सब चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाए। फिर जो आपके चैप्टर नंबर 4 और 5 होंगे, अब आपको पता है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो अपने आसपास सॉरी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी जनरेट करता है। तो उन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमें चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 जो है हेल्प करेगा, जो प्योरली जो है आपके मैग्नेटिज्म पर बेस्ड होगा। फिर चैप्टर नंबर 6 में हम करंट को इंड्यूस यानी कि बनाना, डेवलप करना सीखेंगे, जिसका नाम है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कैसे जो है ऑलरेडी हमारे पास अगर चार्ज है उसकी हेल्प से नए चार्ज, एक अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, या करेक्ट टर्म यूज करूं, इंड्यूस्ड किया जा सकता है। फिर हम चैप्टर नंबर 7 में बुक 1 में एसी की बात करेंगे। एसी वर्ड भी आपके लिए नया नहीं है, आपने क्लास 10th में एसी एंड डीसी की बात करी है, राइट।
डीसी इज योर डायरेक्ट करंट एंड एसी इज योर अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको पता है कि एसी इज मोर यूजफुल फॉर अस एज कंपेयर टू डीसी, क्योंकि डीसी में एक स्विच बंद किया तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। एसी में आप अल्टरनेटिवली आप जो चीज ऑन रखना चाहते हो और कोई चीज ऑफ करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके पास एसी में ही आता है। तो उसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी टर्म्स, ग्राफ्स, बहुत नई नई चीजें सीखेंगे। एंड लास्ट चैप्टर, सबसे छोटा सा चैप्टर हमारा रहेगा ईएम वेव्स। आपने क्लास 11 में ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ा, केमिस्ट्री के पार्ट में था, चैप्टर नंबर 2 में आपने बहुत बार सुनिए यूवी रेस, एक्स रेस, गामा रेस, राइट। तो वो सब किसके अंडर आता है? आपके ईएम स्पेक्ट्रम के अंडर आता है। इस चैप्टर में हमने सिर्फ ईएम स्पेक्ट्रम देखना है, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज को ध्यान में रखना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी एप्लीकेशंस क्या है। सिर्फ 2 से 3 मार्क्स की वेटेज रहती है इस चैप्टर में। मोस्टली लर्निंग पार्ट ही हो जाता है कि हम थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट ध्यान रखें कि कौन सी रेंज की वेव जो है किस एप्लीकेशन में यूज होंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर आपका 8 हो जाता है और ये आपकी समरी हो जाती है बुक 1 की। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ये सब टॉपिक जो है इंक्लूड करेंगे। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। कि चार्ज क्या है, चार्ज के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होती है वो कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है और अलग अलग केसेस में किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ये सब बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर हम स्टार्टिंग से ही ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखिए, साथ साथ आपने हर एक पॉइंट को क्लास के बाद रिवाइज करते रहना है। तो क्योंकि चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो मैं स्टार्ट ही करती हूँ पहली हेडिंग आपसे, चार्ज। चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बोला गया है। अब बोलोगे इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक टर्म तो यूज करते थे केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में। हम इसके रूट मीनिंग में चलते हैं, थोड़ी सी अपनी इंग्लिश देख लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं। यहां पर इंट्रिंसिक का मतलब है बच्चों फंडामेंटल, या बोले तो बेसिक। एक एग्जाम्पल की हैसियत से समझाते हैं आपको। मास, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। आपने ग्रेड 9 में मैटर के बारे में पढ़ा है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर, है ना। हर चीज मैटर से बनी है और मैटर है तो वो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक मास भी होगा। तो वो क्या है? उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर मैटर है तो उसको कुछ मास भी है। ऐसे ही चार्ज भी क्या है? एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक या बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बॉडी है तो उसका चार्ज जो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कब होगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स हो, तो इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। या फिर उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक चार्ज होगा, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए चार्ज को भी मास की तरह हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक या बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हम इसको डिनोट क्यू से करते हैं। जब कोई छोटा सा चार्ज होता है यूजुअली हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, और जब हमें टोटल चार्ज की बात करनी होती है तो हम कैपिटल क्यू की जो है हेल्प ले लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट कुलम्स रहती है। कुलम्स लॉ भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, कुलम साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में जो है इनकी एसआई यूनिट जो है कुलम दे दी गई। जो ये क्वांटिटी है आपकी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन के साथ कोई लेने देना नहीं होता। हमारे पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा चार्ज, एक बुरा चार्ज। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। और ये भी हमने बात बचपन में ही सीख ली थी कि आपके जो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे।
बात अभी बहुत छोटी सी लग रही होगी कि 12th की फिजिक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, बट आगे चल के पूरे चैप्टर में क्या, ऑलमोस्ट पूरी फर्स्ट बुक में ये छोटी सी बात जो आपको डायरेक्शन डिसाइड करने में बहुत हेल्प करने वाली है कि रिपल्शन हो रही है या अट्रैक्शन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके वेक्टर्स ड्रॉ होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। जरा सी भी लापरवाही हुई डायरेक्शन की एरो के, आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत छोटी और बेसिक बात जो है हमारे बहुत काम की है। चलिए आगे चलते हैं। हमने बात करी कि एक मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फिर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस में जाने से पहले मैं एक स्टेटमेंट यहां पर स्टेट करना चाहूंगी जो आपको अपनी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। चार्ज ऑलवेज कम विद मास, बट रिवर्स is not always true। इसका मतलब क्या है बेटा? जब भी चार्ज इधर से उधर जाएगा आप उसको ट्रांसफर करेंगे, गेन होगा, लूज होगा। आपने ये सब टर्म्स केमिस्ट्री में 11 में सुन ली है, यहाँ पे दोबारा बात करेंगे। तो क्या होगा? चार्ज हमेशा अपने साथ कुछ मास लेके जाएगा। आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पढ़ रखी है ना, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पढ़ रखी है, राइट। अगर न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं, खैर उनका तो रोल नहीं रहेगा यहाँ पे। आपने सबकी करेक्टरिस्टिक मास वैल्यू पढ़ी है ग्रेड 11 में और उससे पहले भी। तो यानी कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसके मास की वैल्यू भी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन ए बॉडी को छोड़कर अगर बी बॉडी में जा रहा है तो वो अपने साथ अपना मास भी तो लेके जा रहा है। ए बॉडी में से वही मास कम हो जाएगा और बी बॉडी में वही मास क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा बाय डिफॉल्ट उसके साथ मास की वैल्यू भी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। पर हम मास ट्रांसफर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है उसके साथ चार्ज हमेशा जाए। मास बिना चार्ज के भी, एक न्यूट्रल मास भी तो ट्रांसफर हो सकता है, जनरल केसेस में यही होता है, राइट। मैं चेयर को उठा के इधर से उधर कर रही हूँ, मास ट्रांसफर कर रही हूँ, एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा रही हूँ, राइट। एक चीज दूसरी में ऐड कर रही हूँ, तो न्यूट्रल भी तो हो सकती है, तो उससे चार्ज की ट्रांसफरेंस हो ये जरूरी नहीं। तो चार्ज विल ऑलवेज कम विद द मास, बट मास भी चार्ज के साथ आए ये पार्ट जरूरी नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को हम ध्यान में रखेंगे। हम करने क्या लगे थे? हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं चार्ज और मास। तो पहला डिफरेंस तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बात करी थी। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मास आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास हमेशा आपकी क्वांटिटी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज को स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज को हम स्टडी तब करते जब वो रेस्ट पर होता है। हमने चैप्टर का नाम ही यही बोला है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, चार्ज एट रेस्ट। और वैसे भी अगर स्पीड बढ़ा दो तो सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, चार्ज की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम आगे चल के पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि आपका रेस्ट मास और चार्ज जब मोशन में हो, इनकी वैल्यूज जो है आपकी, मैं जो है थोड़ा इधर लिख लेती हूँ, शायद स्क्रीन में आपको नजर नहीं आ रहा। मोशन में रहे आपका, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? डिफरेंट रहती है। यानी कि सिंपल स्टेटमेंट दूं तो जो आपका मास है वो स्पीड डिपेंडेंट है, रेस्ट मास की वैल्यू अलग होती है, और जब आपका मास मोशन कर रहा हो तो उसकी वैल्यू अलग रहती है। हम यूजुअली न्यूमेरिकल्स करते वक्त ये बात कभी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्पीड की वैल्यूज में डिफरेंस है तभी हमें मास के डिफरेंस नजर आएगा, बट देयर इज द फैक्टर। ये आप आगे चल के सेकंड बुक का एक चैप्टर आएंगे आपके एटम्स और न्यूक्लियस टाइप के, आप वहां पे बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, आप बाइंडिंग एनर्जी का कर्व पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पे एक टॉपिक आएगा रेस्ट मास का, वहां पर आपको ये वाली बात हम दोबारा रिमाइंड कराएंगे।
फिलहाल हमारा मोटिव यही था कि हम चार्ज और मास में डिफरेंशिएट कर सके। तो दीज आर द टू बेसिक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, चार्ज को मोशन चार्ज को जो है स्पीड के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट मास जो है स्पीड डिपेंडेंट है, रेस्ट पर अलग वैल्यू हो सकती है, और स्पीड अगर बहुत वेरी कर रही हो सी की वैल्यू से तो मास की वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है, इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम आपके साथ बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। थैंक यू।